अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ठोका ठोका आजकल तो एक ही चीज चल रही है। सुन सुन के थक गए थे, मौका मौका। और जिस तरीके से कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने परफॉर्म किया है, कह सकते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की। सुनार बेचारा तो टांगता रहता है, लेकिन लोहार जब मारता है तो वो अच्छी तरीके से ठोकता है। तो हम मौका परस्त नहीं है, हम ठोकते हैं। और ये हमने करके दिखाया, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो, कि जहां पर हम 180 रन के बड़े मार्जिन से जीते थे। और यहाँ वर्ल्ड T20 में, जब वर्ल्ड कप में हम आज तक कोई मैच इंडिया से नहीं जीते थे, 10 विकेट के बड़े मार्जिन से फेवरेट इंडिया को हरा दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अपसेट हो गया, लेकिन फेवरेट जरूर थी इंडियन टीम, इसमें कोई शुबा नहीं है बिफोर द मैच। लेकिन क्या कमाल खेले हैं शाहीनों की परवाज। शाहीन की वजह से जो स्टार्ट से बुलंद हुई थी, वो मैच की आखिरी गेंद तक जारी रही, जब रिजवान और बाबर आजम ने मैच को फिनिश किया। इस मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसी होगी, इस मैच की वजह से पाकिस्तान का मोरल कहां चला गया, इस मैच में कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आने वाले वक्त में फायदा पहुंचाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है कोई और नहीं, क्रिकेट हंगामा की जान, जो हंगामा करते रहते हैं हमारे शो में, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एक्सपर्ट, फील्डर वर्ल्ड क्लास के अपने दौर के। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तमाम बड़ी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब शो का ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, मुबारक हो, बहुत बहुत शानदार जीत। ठोका ठोका हारून भाई। मैं ये कह रहा था कि वाकई बहुत बड़ा मैच था और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी था इस मैच को जीतना। और अब देखेंगे तमाम वो नामसाइद हालात को सामने रखते हुए, पिछले एक साल की परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए, वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले जो तब्दीलियां आई क्रिकेट बोर्ड में उसको सामने रखते हुए, टीम मैनेजमेंट तब्दील हो गई उसको सामने रखते हुए, यहाँ तक कि टीम भी चेंज हो गई। इन सब को सामने रखते हुए इंडिया की एक मजबूत टीम के सामने मुकाबला था। आई थिंक जिस अंदाज में पाकिस्तान की पूरी टीम खेली है वो बाकायदा बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और आई थिंक तमाम उन्होंने अपने फैंस के जो है वो दिल जीत लिए हैं जिस अंदाज में कल परफॉर्मेंस दी। और मैं समझता हूँ कि वो हक बजाने में है कि अगर वो उसको अपनी जीत को वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ साथ ये भी अपने ज़हन में रखना चाहिए कि ठीक है, एक मैच हो गया, वो गुजर गया। अब आगे आपका ये गोल जो है वो सिर्फ ये इंडिया को पहले मैच में हराना नहीं था। आपका गोल है आपने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। और उसके अलावा अब आपको बस 4 मैचेस बाकी हैं, उनको अगर 3 मैच आप जीतते हैं तो आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो मैं ये फील करता हूं कि जो पाकिस्तान का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड था कि वो इतना इनकंसिस्टेंट थे कि कोई मैच मुसलसल या तसलसल के साथ कोई कारकर्दगी नहीं दिखाते थे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि तमाम प्लेयर्स जितने भी हैं और जिस अंदाज में मैंने कैंप के अंदर मूव देखा है, वो आई थिंक इस चीज को भूल रहे हैं कि ओके हमने इंडिया को हरा दिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन आगे के मैचेस हमारे उतने ही इंपॉर्टेंट हैं और हमको उसी तरीके से फोकस करना होगा जैसे हमने इंडिया के खिलाफ किया, और इसी किस्म की परफॉर्मेंसेस देनी होंगी ताकि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे पहले और उसके बाद फिर फाइनल की तैयारी करें। और भी अगर हम देखें, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान टीम 10 विकेट से जीतेगी। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि खेल की पहली गेंद से आखिरी गेंद तक कोई एक मौका ऐसा नहीं होगा कि जहां इंडियन टीम मैच पे ग्रिप हासिल करने में कामयाब होगी। कोई एक मौका ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान कहीं पर भी दबाव का शिकार हो। और भाई, ये क्या इंडियन ओवर कॉन्फिडेंट थे, क्या वजह क्या लगी आपको इस शिकस्त की? अब तक मेरे ख्याल है 1.25 अरब की आबादी शॉक हुई हुई है, ये हुआ तो हुआ क्या है, ये हम झुके किस अंदाज से? देखिए नसीम, मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद होगा हमने इसी अपने क्रिकेट हंगामा के ही प्रोग्राम में पहले हमने जिक्र किया था, जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि क्योंकि दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से कोई मैच नहीं खेली, तो इसलिए ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को पता था कि यानी बैट्समैन को पता था कि इंडियन की बॉलिंग क्या होगी, ना इंडियन के बैट्समैन को पता था कि पाकिस्तानी बॉलिंग में जो कुछ नए चेहरे ऐड हुए हैं उनकी बॉलिंग किस तरह होगी। और दूसरी जो पिच थी वो नॉर्मली जो नॉर्मल एक T20 की पिच होती है वो वैसी नहीं अभी नजर आ रही है हमें यूएई में, कि आपको स्ट्रगल करना पड़ता है बैटिंग के लिए। तो इंडिया के पास फ्री फ्लोइंग बैट्समैन थे। उसके बाद जो सबसे बड़ा अच्छा काम हुआ वो टॉस का जीतना था।
क्योंकि टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान को बड़ी अच्छी बॉलिंग कंडीशंस में बॉलिंग करने का मौका मिला। और उसमें हम यही जिक्र कर रहे थे, अगर आपको याद हो, हम जब बात कर रहे थे कि अगर इमाद वसीम और शाहीन शाह, क्योंकि इन दोनों के बॉल अंदर की तरफ आते हैं, और हमने ये भी कहा था कि चाहे वो रोहित शर्मा हो या चाहे वो उनके दूसरे ओपनिंग बैट्समैन राहुल हो, विराट ये कोहली इनकमिंग है। डिलीवरीज के ऊपर इतना अच्छा नहीं होते। अगर ये इन दो और विराट कोहली को भी अगर इनकमिंग डिलीवरीज के ऊपर अगर आप आउट करने में कामयाब हो जाते हैं फर्स्ट 6 ओवर्स में, तो प्रेशर सारा का सारा इंडिया पे आएगा, क्योंकि इंडिया की जो लेटर ऑर्डर बैट्समैन है यानी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में बैटिंग में कोई डेप्थ नहीं है। आप देखें ना, पंत को अगर आप रेगुलर बैट्समैन हो तो आप आगे हिटे मारता है, पांड्या उन्होंने इंक्लूड किया था, पांड्या इज नॉट अ रेगुलर बैट्समैन। तो ये बहुत बड़ा प्लस था कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने आई थिंक पूरे प्लान के साथ आए थे, और उनको भी पता था कि इन स्विंगिंग बॉल के ऊपर ही हमें आउट करना पड़ेगा। और शाहीन शाह ने बहुत जबरदस्त तरीके से जो आगाज दिया, उसके बाद तो इंडिया प्रेशर में आता चला गया। और फिर ये हुआ कि अगर ठीक है, मैं समझता हूँ कि कोहली ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, अंडर प्रेशर उसने अपनी टीम को कम से कम 151 रन पे ले गया, और वो एक ऐसा स्कोर था जहां से उनके बॉलर उनको फाइट दे सकते थे। लेकिन पाकिस्तान का प्लस पॉइंट ये हुआ कि ड्यू फैक्टर ने आके बिल्कुल अच्छा काम किया। इसमें बाबर की और मैं रिजवान की बैटिंग को बिल्कुल अलग नहीं करूंगा। आई थिंक उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, क्योंकि आपके जो मर्जी कंडीशन हो लेकिन बैटिंग तो आपने करनी है ना। उन्होंने बड़ा कैलकुलेटिव बैटिंग की, दोनों ने बहुत जबरदस्त तरीके से, और आखिर वक्त तक जो मुझे एक अच्छी चीज ये लगी कि दोनों मैच को फिनिश कर गया। हम अभी यही बातें कर रहे होते थे, नसीम आपको याद होगा कि ये लोग ले जाते हैं 12 से 13 ओवर के बाद छोड़ के, और पिछले वालों के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो आगे वो करें। तो ये वो चीज जो मुझे नजर आई कि उन्होंने मैच को फिनिश किया, और बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में फिनिश किया। आप देखें, कोई छक्के चौकों की बरपार रही थी कल, बड़े तरीके के साथ वो सिंगल डबल में भी काम हो रहे थे, और बॉल के ऊपर चौका लगता था, जो कि इस पिच की कंडीशन को देखते हुए मुझे लग रहा था कि आपको बैटिंग स्ट्रगल करेगी, और बैटिंग ने स्ट्रगल किया। लेकिन बाबर और रिजवान ने जो क्लास दिखाई, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। प्लस आप देखेंगे कल पाकिस्तान की फील्डिंग, आई थिंक आउटस्टैंडिंग फील्डिंग थी कल पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने तीनों डिपार्टमेंट में इंडिया को बिल्कुल ही जीरो कर दिया, और वो प्रेशर आपको नजर आ रहा था। जो एक और अच्छी चीज मुझे नजर आई कि फील्डिंग के दौरान फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि बाबर बहुत रिलैक्स थे, उनको मुस्कुराते हुए हमने बहुत कम देखा है फील्डिंग करते हुए। तो मुझे लगता है कि कल एक बहुत रिलैक्स माहौल में पाकिस्तान की टीम एंट्री हुई थी, किसी किस्म का कोई आउटसाइड प्रेशर उनके ऊपर नहीं था। तो उसका नतीजा भी आपने सामने देख लिया, लेकिन इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं फिर इनको कॉशन कर रहा हूं कि ये मैच जो था वो खत्म हो गया, ये हिस्ट्री हो गया। अब आगे के मैचेस इंपॉर्टेंट है। आप अफगानिस्तान को भी आसान ना ले, आप स्कॉटलैंड को भी आसान ना ले, आप नमीबिया को भी आसान ना ले, न्यूजीलैंड तो है ही अच्छी टीम। सो मेरे अपने नजदीक मैं वही फील कर रहा था, और मैंने ट्वीट भी किया था कि पाकिस्तान को मैं सेमीफाइनल में जाते हुए देख रहा हूं पहले, और उसके बाद फाइनल में इसका मुकाबला इंडिया से देख रहा और भी स्पिन डिपार्टमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इमाद ने बॉलिंग की, शादाब ने बॉलिंग की, हफीज से भी 2 ओवर कराए। यहाँ पर हमने देखा बाबर आजम ने जो रिसेंट पास में हम बहुत बात कर रहे थे कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं शोएब मलिक को और हफीज को, लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास अभी एक छठा ऑप्शन मौजूद है, 7वां ऑप्शन भी मौजूद है। हूं। ये तो बहुत जबरदस्त चीज थी। हम तो ये कह रहे थे कि 6 बॉलर्स के साथ पाकिस्तान जो जा रहा है ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि 6 नहीं 7 बॉलर्स। अगर आप हफीज को और शोएब मलिक को भी गिनते हैं तो 5 इनके रेगुलर बॉलर्स हैं, और इन 2 को मिला के 7 बॉलर्स होते हैं। लेकिन जो एक्चुअली हम जब पहले बातें करते हैं कि जी हम हफीज को इस्तेमाल नहीं किया, आई थिंक ये होता ही है कि कैप्टन को ये देखना पड़ता है कि क्या पिच कितने रिस्पॉन्सिव है। कल आपने एक खास तौर पर नोट किया होगा कि कल शादाब खान ने बहुत उम्दा बॉलिंग की, थ्रू आउट वो आउट ऑफ फॉर्म थे। कल मैंने पहली मर्तबा उनको थोड़ी सी बॉल को एयर देते हुए देखी, यानी कल उन्होंने स्लोअर डिलीवरीज की हैं। पहले वो बहुत तेज तेज लेग ब्रेक किया करते थे या तेज गुगली किया करते थे, और उसका उनको फायदा हुआ, क्योंकि पिच जो थी उसमें बॉल ग्रिप कर रहा था, स्पिन हो रहा था, और थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस था, कभी गेंद नीचे रह रहा था कभी ऊंचा। आप देखें जो पंत ने उनको शॉट मारा उसकी गुगली थी, स्लो गुगली थी, उसको तेज मार देंगे, टॉप एज हुआ, और उसके बाद उसने शादाब ने उसका कैच किया। और इसी तरह आप देखेंगे इमाद हमेशा पहले 2 ओवर 3 ओवर बहुत जबरदस्त करते हैं। और कल एक और अच्छा काम ये किया कि उन्होंने 3 ओवर का स्पेल कराया शाहीन हाफिज। सो मैं ये फील करता हूं कि फर्स्ट 5-6 ओवर्स में इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया था पाकिस्तान के एक तो स्पिन बॉलर ने, इमाद ने, और मिडिल ऑर्डर में मिडिल इनिंग में आके जिस तरीके से हफीज ने आ गया, देखिए हफीज को भी स्पिन मिला। हफीज ने और शादाब ने जिस तरीके से बॉलिंग की,
और आई थिंक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग मुझे देखने को मिली, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ था उसके ऊपर, हमारे हारिस रऊफ के ऊपर, लेकिन कमाल की बॉलिंग की है उसने कल, और जो उसने स्लो डिलीवरीज का इस्तेमाल किया वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे। मैं फील करता हूं कि हम लोग हमेशा से, आप भी मुझसे सवाल किया करते थे कि हारिस ही क्यों, दानी क्यों नहीं, तो मैं आपको बता रहा था कि क्यों दानी नहीं, क्यों हारिस, क्योंकि हारिस की जो बॉलिंग की लाइन है, ये उसको उतना एक्सपोजर मिल चुका हुआ है, बिग बैश खेल चुका हुआ है। धानी अभी हमारा रॉ टैलेंट है, उसको भी मजबूत होगा इंशाल्लाह, वो वापस आएगा टीम में और वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। लेकिन ओवरऑल जो भी इन्होंने अपने 12 अनाउंस किए, ये बहुत अच्छी चीज हुई कि आपने 12 प्लेयर्स का अनाउंसमेंट पहले कर दिया, और ये मैं फील करता हूं कि हेडन और उनके आने की वजह से ये हुआ होगा कि उनका हमेशा से एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप प्लेयर्स को पहले से बता दें कि जी आपने खेलना है, ताकि वो तैयार रहे। हमें होता ये था कि मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब खेला करते थे तो हमें बैटिंग के ऑर्डर से पता लगता था कि हम कल मैच खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। मैं अगर 5 नंबर पे जाता था, मुझे 5 नंबर पे बैटिंग मिलती थी नेट में, मैं समझ लेता था कि कल खेल रहा है। लेकिन अगर मुझे 5 नंबर पे बैटिंग नहीं मिली और मुझे 9 नंबर पे या 10 नंबर पे मिली, तो मैं समझ जाता था कि मुझे नहीं खिलाया जाए। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज हुई, क्योंकि टीम फोकस थी। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा जेल हो गए हैं हेडन और फ्लैंडर आके, और कल आपको देखे ना, बॉलिंग भी बहुत अच्छी हुई, फिर उसके बाद फील्डिंग बहुत अच्छी हुई। सो ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ डे फॉर पाकिस्तान। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ऑन द गिवन डे आपको तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस देना है। कल पाकिस्तान ने दिया, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, और अब मैं ये फील करता हूँ कि इसको लेके आगे ना चले, उसको भूल जाए और आगे इसी तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। बिल्कुल हारून भाई, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप जारी है, अभी वर्ल्ड T20 का एक ही मैच पाकिस्तान खेला है और वो अगेंस्ट इंडिया था, जो जीतने में कामयाब हो गया। इस वक्त अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान मैच जारी है। 7.1 ओवर का खेल हो गया है। 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने स्कोर कर लिए। इसका मकसद है वर्ल्ड कप जारी है। अरुण भाई ने भी एक और भी बात कही। अरुण भाई ने कहा कि ये जो 12 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया, ये ऑस्ट्रेलियन स्टाइल है, मैथ्यू हेडन के आने की वजह से फर्क पड़ा। ये जो माइंडसेट एकदम से इतना चेंज हो गया, वरना हमने तो रिसेंट पास्ट में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अपनी टीम को स्ट्रगल करते हुए देखा, वो भी जान का बुखार बन गई थी। क्या फर्क पड़ा नई मैनेजमेंट की वजह से? क्या रातों रात वो कोई अलादीन का चिराग है कि उन्होंने कुछ कर दिया? एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ अरुण भाई। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर जरा अरुण भाई से पूछेंगे ये माइंडसेट रातों रात कैसे चेंज हो गया। ब्रेक के बाद क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब हमारे टॉप क्लास एक्सपर्ट हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, और जिस तरीके के हारून भाई की राय होती है, हारून भाई ने अभी बड़ा अच्छा खुलासा किया पूरे मैच का कि किस अंदाज से क्या क्या पाकिस्तान के प्लस पॉइंट्स हो गए, कहां कहां पे इंडियन टीम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उनका कहना यह है कि एक मैच हो गया, अब आगे की जानिब देखें। लेकिन उस मैच में पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज एकदम से इतनी चेंज कैसे हो गई? क्या ये ब्लेसिंग थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि मिसबाउल हक और वकार यूनुस बिफोर इवेंट बाहर चले गए, खिलाड़ी चेंज हो गए? हारून भाई, ये क्या फर्क महसूस किया आपने कि एकदम से बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो गई? उसमें सकलैन मुश्ताक के रोल को आपने कैसे देखा? उसमें हेडन और फैलेंडर के रोल को आपने कैसे देखा? और रातों रात के अलादीन का चिराग है कि सही कर दिया? नहीं, एक तो आई थिंक मेरे अपने नजदीक, मैं ये नहीं कहूंगा कि मिसबा या वकार ने बहुत मेहनत ना की हो या काम नहीं किया होगा। जो एक दो चीजें थी, जो 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 प्रॉब्लम क्या आती है कि पाकिस्तानी जो टॉप हमारा प्लेयर होता है, जब वो कोच बनता है, तो वो अपनी वो स्टारडम को ना साथ लेके आता है। वेयर एज आपने नोट किया होगा कि अगर थ्रू आउट देखें, आपको कहीं हेडन जो है जमीन पे बैठे हुए नजर आए होंगे हर जगह पे। आज ड्रेसिंग रूम का एक क्लिप चल रहा था जिसमें सकलैन और बाबर टीम से बात कर रहे थे। एक कोने में मुझे बैठे हुए नजर आया हेडन, एक कोने में बैठे हुए मुझे नजर आया फ्लैंडर। सो जो सबसे बड़ी चीज हुई होगी ना, उन्होंने आके ड्रेसिंग रूम को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल कर दिया होगा, और उन्होंने सारा का सारा कॉन्फिडेंस जो है ना, वो प्लेयर्स को कह दिया होगा कि यू आर द पीपल टू डिलीवर, दैट्स इट। हमें नहीं पता कि आपने क्या करना है। मैं आपको अपनी ये सिर्फ बता सकता हूं कि आईपीएल में हेडन ने ये बताया होगा कि जी मैंने इनको देखा बैटिंग करते हुए, राहुल कैसे बैटिंग करता है, कौन सी जगह पे वीकनेस है उसकी, कहां वो ज्यादा आउट हुआ,
या फॉर दैट मैटर अगर रोहित शर्मा की बात करें तो इनिशियल स्टेजेस पे जी इनकमिंग डिलीवरीज पे वो मतलब करता है, आपने डिलीवर करना है। फिलेंडर ने यही किया होगा कि आने के बाद उन्होंने सिर्फ उनसे व्यूज एक्सचेंज किए होंगे। देखिए ये नहीं होता कि तुमने जाके ऐसे करना है, देखिए ये हमारा स्टाइल है कि तुमने जाके ऐसे करना, नो, दे आर द जज। जो प्लेयर्स हैं उनको पता है कि उन्होंने अंदर जाके क्या करना है, उनके ऊपर छोड़ दें, उनको पता हो, सिचुएशन को रीड करें और उसके बाद उसके ऊपर अमल करें। और सामने देखते हुए आप देखें ना, रिजवान ने और उसने बाबर ने क्या किया, 150 रन का चेस करना था ना, उन्होंने को मुझे बताया कहीं कोई जल्दी की, उसी तरह आराम आराम से लेके चले गए। चांसलेस हारून भाई, जहां उन्होंने देखा, मैं हाँ आपसे हारून भाई, हारून भाई मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि मॉडर्न डे कोचिंग में अब ये तो इस लेवल जी के ऊपर ये तो नहीं बताएंगे तुम्हारा बल्ला ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा, कहीं जी ऐसे जी जाएगा। अब आपको मेंटली अपने खिलाड़ियों को प्रिपेयर करना पड़ता है। एग्जैक्टली तो शायद क्या ये काम एग्जैक्टली मिसबाउल हक और वकार यूनुस उस तरह नहीं जी कर पा रहे थे। जी। सो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि क्या आप देखें ना, एकदम से जो मैं कल तो ड्रेसिंग रूम का और जो डगआउट का माहौल देख रहा था, इट वाज एंटायरली डिफरेंट। हर जगह पे बहुत रिलैक्स वे में प्लेयर्स आपस में बैठे हुए थे, किसी के चेहरे के ऊपर कोई तनाव नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी, इसलिए कि हेडन और जो फ्लेंडर है वो इसी किस्म के माहौल में रह के काम करते हुए आए हैं। सो आई थिंक हमें ठीक है, टीम बड़ा अच्छा जीत गई है, एवरेज के आगे भी जीते, क्योंकि अगर ये 2-3 मैचेस हार गए तो फिर यही बातें कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये फील करता हूं कि जो भी सलाहियतें मिसबा में या वकार में एज कोचेस थी, वो उन्होंने कोशिश की होंगी। उसका रिजल्ट अभी अब तो इंडिया का एक मैच जीता है ना, अभी तो पूरा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है। सो लेट्स सी, हमें एक चेंज नजर आ रहा है, हमें कंफर्ट जोन में प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, हमें अंदर की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है। कल हारिस राव ने ना सिर्फ बॉलिंग अच्छी की, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग भी की, और आप देखेंगे कल जितने भी कैचेस हुए सारे एक्सेप्ट हुए। सो ये वो सारी चीजें हैं जो कि प्लसेस हैं। और आई थिंक एक इतना अच्छा स्टार्ट इंडिया को बीट करने के बाद पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया होगा। और हेडन और ये फिलेंडर, ये लोग जाके इनको यही कह रहे हो, जस्ट फॉरगेट अबाउट द पास्ट, जो व्हाटएवर हैपेंड इंडिया वी हैड वन, इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री, नो डाउट अबाउट इट। अब हमने आगे की तरफ देखना है। सो ये वो चीजें हैं जो प्रॉब्ली जो आप जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये बाहर को लोग आगे इस तरीके से माइंडसेट को चेंज करते हैं और उसमें किस तरह कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज करते हैं आपके प्लेयर्स में। और भाई इंडिया अभी दोबारा से आपने जैसे इंडिया का लफ्ज आपके मुंह से निकला तो मैं फिर एकदम से ख्याल आता है कि ये हुआ क्या उनके साथ, अभी तक समझ में नहीं आया। और भी आप जितनी क्रिकेट खेले, आप खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देख के समझ जाएंगे कि आ, तमाम 11 खिलाड़ी 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बिफोर इवेंट काफी ये बातें चल रही थी, विराट कोहली ने भी ये बात कही कि आफ्टर वर्ल्ड T20 वो क़यादत छोड़ देंगे। वो कि उनकी क़यादत में ना तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आज तक जीती, ना कोई इंडिया कोई इवेंट जीता। उन्होंने कहा वो T20 फॉर्मेट की क़यादत छोड़ देंगे। तो हमें कहीं कोई रिफ्ट लगी आपको, क्योंकि ये चीज आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। 100% अगर खिलाड़ी नहीं देता या कुछ खिलाड़ी अलहदा लग रहे होते, ऐसी कोई फीलिंग आई आपको? खुदा ना खास्ता हम पाकिस्तान का क्रेडिट कम नहीं कर रहे, लेकिन ये मसाइल तो हमारे साथ भी बहुत रहे, इस वजह से हम हारते रहे माजी में। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत जबरदस्त नसीम बात की है। देखिए जो वर्ल्ड कप से पहले ही जो चीजें आनी शुरू हो गई थी, आपको कई दफा याद होगा कि रोहित शर्मा बाद मैचेस मिस कर जाते थे, वो नहीं खेलते थे, और ये भी अखबार में आता था कि जी इनकी आपस में टिफ है, वो कप्तान बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते। और किसी भी कैप्टन का देखे ना, जैसे हम कहते हैं कि भाई आपने लास्ट मिनट में जो इसको मिसबा को उनको चेंज कर दिया, वो उसके चेंज करने से पाकिस्तान की टीम को फायदा हो गया। लेकिन इंडिया का जो ग्रुप है, जब उनको ये सारी चीजें जो नेगेटिव माइंडसेट के साथ, नेगेटिव थिंकिंग के साथ चीजें आ रही थी कि विराट कह रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा, मुझे कप्तानी से हटा दें, सो ये सिग्नल्स थे कि विद इन द टीम इंडिया देयर इज सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है? इंटरनल हो सकती है, कोई भी प्लेयर्स की आपस में वो हो सकती है। आप देखें ना, कल उन्होंने जो एक बहुत बड़ा काम किया था, जो मैं समझता था कि बहुत जबरदस्त काम किया उन्होंने, कि उन्होंने धोनी को एज मेंटोर टीम के साथ रखा। लेकिन आई थिंक जो अंदर की जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है, और उसका देखिए उसका सामने जो आपको पता लगता है टीम मैदान में जब उतरती है। सो कल मुझे इंडिया की टीम में वो चीज नजर नहीं आई। ठीक है, टॉस हार गए, ये होता है, जबकि विराट ने टॉस के ऊपर कहा कि हम दोनों चीजों के लिए तैयार हैं।
ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं और वापस आते हैं। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हंगामा कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जब इंडिया को 10 विकेट के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और भारतीय सूरमा कुछ भी नहीं कर पाए पूरे मैच में। हारून रशीद साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। हारून भाई, अब पाकिस्तान और इंडिया सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें, यहाँ पर अगर एक इमरान खान साहब को साइड में कर दें तो जो कप्तान बनता है उसकी टांगे बाद में ज्यादा लंबे चल जाए तो टांगे खींची जाती हैं। बाबर आजम तो अपने नए कप्तान बने, वसीम अकरम आप उठा के देख लें, जावेद मियांदाद आप उठा के देख लें, वकार यूनुस आप उठा के देख लें, कप्तान की टांगे जो है वो खींची जाती हैं। लाजमी तौर पे सब कॉन्टिनेंट का मसला है, तो विराट कोहली की बारी तो नहीं है। ये जो मामला इतने बुरे हो रहे हैं नसीम, आई थिंक बहुत जबरदस्त ये जो आपने सवाल किया है इसके ऊपर मैं आपको बताऊं। देखें, कप्तान की प्रॉब्लम हमेशा वहां होगी जब एक जैसे 5 से 6 प्लेयर्स होंगे। आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि जहां भी सुपरस्टार्स की तादाद ज्यादा होगी वहां कप्तानी का इशू होगा। मुझे अभी भी इंडिया में नजर आ रहा है रोहित कोहली इज अ स्टार, राहुल इज अ स्टार, इसके साथ रोहित शर्मा इज अ स्टार, इसके अलावा और भी जो नीचे से जो अभी तो बुमराह भी स्टार बन गए, जडेजा जो है वो स्टार बन गए। सो हमेशा पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम उस वक्त रही, जब आपको याद होगा, मैं हिस्ट्री में आपको लेके जाऊं कि जब इंतखाब आलम कैप्टन थे तो उनके बहुत सारे स्टार्स थे। अगर आप इमरान खान की क़यादत को देखते हैं तो उनके इर्द गिर्द स्टार्स नहीं थे, इसलिए इमरान खान की क़यादत में आप बिल्कुल डिफरेंट देखते होंगे वो सिनेरियो। जावेद मियांदाद जब कप्तान थे उनके इर्द गिर्द स्टार्स थे। सो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि कोहली के इर्द गिर्द स्टार्स हैं और कोहली इस चीज को महसूस कर रहा है कि कुछ बिकरिंग शुरू हो गई है, मेरे खिलाफ कोई बातें शुरू हो गई हैं, जिसके ऊपर उन्होंने बयान देने शुरू किए कि मैं छोड़ दूंगा कप्तानी। सो यहीं से वो प्रॉब्लम होती है जब टीम जॉइंटेड होती है और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिखरना शुरू होती है। लेकिन मैं भी समझता हूं कि ये इंडिया के लिए बुरा दिन था कल पाकिस्तान के खिलाफ। एक अच्छी टीम है, मैं रिमेनिंग मैचेस के बाद जब वो खेलेंगे फिर मैं इसके ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकूंगा कि क्या ये जो माहौल हमने कल पाकिस्तान के खिलाफ देखा इंडिया का, अगर यही माहौल कंटिन्यू होता है मुझे नजर आया आगे मैचेस में, तो फिर मैं कहूंगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द इंडियन टीम। अभी आई थिंक बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देना होगा कि जी पहला मैच था, बुरा मैच खेले, आगे हम देखते हैं वो क्या करेंगे। लेकिन आपकी ये बात बहुत वैलिड है और सॉलिड, इसका मैं खुद आई विटनेस हूं इसका, क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा था। आपको याद होगा जावेद मियांदाद के खिलाफ रिपोर्ट हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, 10 प्लेयर्स ने रिफ्यूज कर दिया था, उन्होंने उसको हटा दिया कप्तानी से और किसी और को कप्तान बना दिया। तो ये चीजें जो है ना, यहाँ पर इंडिया ने तो क्योंकि सेंसिबल लोग, उन्होंने पहले से रीड कर लिया विराट कोहली ने कि मेरे खिलाफ कुछ नजर आ रहा है उसको, तो उसने कहा कि पहले मैं T20 कप्तानी से हट जाऊं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे देखेंगे कि वो आगे वाले कप्तान वो बाकी फॉर्मेट में भी करते हैं नहीं करते। लेकिन अभी अर्ली है, लेट्स सी, इनको खेलने दे 1-2 मैचेस, उसके बाद फिर हम इस पे बात करें। बिल्कुल आपने सही बात की अरुण भाई, क्योंकि हमें याद है मिसबाह-उल हक के साथ स्टार्स नहीं थे, इंजमाम-उल हक के साथ, तो वहां पे परेशानी नहीं हुई। लेकिन इंजमाम के दौर में जो लोग डेवलप हो गए, तो कभी यूनुस खान के खिलाफ हल फुट रहे थे, कभी कोई और प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम जाए स्टार्स बड़े, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अरुण भाई, इंडिया की क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ये वो लोग जाने, अपने मसाइल हल करें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड रिमेनिंग मैच। कल हमने न्यूजीलैंड से मैच खेलना है, आपकी चलते चलते राय कि हमें करना क्या चाहिए? देखिए, मैं तो यही फील करता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत जबरदस्त, उनका जो मोरल बहुत हाई होगा, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम एक स्ट्रांग टीम है। देखिए, न्यूजीलैंड को तो डबल इस वक्त प्रेशर में होगी ना, वो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा रिफ्यूज किया हो। सो कल जो सेंटिमेंट होगा ग्राउंड में, क्राउड जो होगा, वो सारा का सारा न्यूजीलैंड को बुरा भला कह रहा होगा। वो इसलिए कि आपने पाकिस्तान को डिच किया, आप पाकिस्तान में आने के बाद चले गए। तो इसलिए पाकिस्तान को बिल्कुल इसी प्रोफेशनल अंदाज में मैच खेलना चाहिए। न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर होगा, क्योंकि एक और चीज जो मैंने आपको याद होगा बात की थी कि ये जो यूएई की पिचेस है ना, इसमें आप फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक्स नहीं खेल सकते। और न्यूजीलैंड के पास भी जो प्लेयर्स हैं, गप्टिल हिटे मारता है, नीचे सीफ्रिड जो आए हैं वो भी हिटे मारते हैं, जो मिचेल आए हैं वो भी हिटे मारते हैं।
सो पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त मौका है। स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर पाकिस्तान उनको काबू में कर सकती है, क्योंकि हिटें नहीं लगेंगी, मिस टाइम होंगे, बहुत ज्यादा कैचेस आएंगे मैदान में, उनको एक्सेप्ट करना होगा। सो मैं तो फील कर रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर इसी अंदाज में जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला है, उसी अंदाज में अगर इस मैच को भी लेके चलेंगे और न्यूजीलैंड की टीम को हल्का नहीं समझेंगे, और वो है भी नहीं हल्की टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम है, उनकी बॉलिंग भी बुरी नहीं है। सो मेरे अपने नजदीक पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड का मैच जीत लेता है तो पाकिस्तान का रोड टू द सेमीफाइनल आई थिंक काफी हद तक आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह हारून भाई, एंड थैंक यू वेरी मच हारून भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट हंगामा में आपकी गुफ्तगू रही, आपकी गुफ्तगू में हंगामे होते रहते हैं हारून भाई। वैसे कई सारी चीजों पे हारून भाई ने तबादला ख्याल किया, उनका वसी तजुर्बा, और उस वसी तजुर्बे में जितनी सारी चीजें उन्होंने, चाहे इंडियन टीम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या रिफ्ट हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम हारून भाई की एक बात क्लियर है कि पाकिस्तान टीम टॉप क्लास क्रिकेट के लिए, डोमिनेट करके क्रिकेट के लिए, और इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। कल का दिन खत्म हो गया, कल अब न्यूजीलैंड से मैच है, इंडिया का मैच हम जीत गए, वो अब माजी हो गया। हाँ, मुस्तकबिल में कल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से खेलना है, उसके बाद अफगानिस्तान, नमीबिया, स्कॉटलैंड, अब उसकी जानिब देखे, सेमीफाइनल की जानिब देखे, फाइनल की जानिब देखे और ट्रॉफी की जानिब देखे। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ ये कहते हुए इजाजत चाहेगा कि मौका मौका तो बहुत सुन लिया, लेकिन ठोका ठोका, अल्लाह ने के बाद।